हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा चैप्टर नंबर 6 में हम इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल जो बाकी है वो आज कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर लेते हैं 6.11। 6.11, an elevator can carry a maximum load of 1800 kg। एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों का कंबाइन लोड आपको दिया है 1800 kg। ठीक है, इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000। फ्रिक्शनल फोर्स 4000 न्यूटन। क्लियर? Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watt as well as in horsepower। तो हमें पावर फाइंड करना है दो क्वांटिटी में, वॉट में भी फाइंड करना है और हॉर्स पावर में भी फाइंड करना है। क्लियर? तो लिफ्ट का मैकेनिज्म समझते हैं। लिफ्ट बेटा जैसे ही ऐसे नीचे जब आती है, ठीक है, तब एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे उसका रेजिस्टिव फोर्स होता है जिसे हम एयर का फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, एयर फ्रिक्शनल बोलते हैं। ठीक है, एयर फ्रिक्शन। और नीचे की साइड तो लिफ्ट का वेट होता ही है mg जितना। ठीक है, तो टोटल फोर्स अगर आपको लेना हो तो टोटल फोर्स आपको क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू mg प्लस एफ आर। m मतलब यहाँ पे अपने पास है 1800 इंटू जी मतलब 10 और एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है अपने पास 4000। तो 18,000 प्लस हो गया 4000, दैट मीन्स हो गया टोटल 22,000 न्यूटन। ये हो गया टोटल फोर्स। हमें फाइंड करना है पावर। तो पावर का एक फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स अपने पास है 22,000 इंटू वेलोसिटी आपको 2 दी हुई है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 44,000 हो गया। कितना बेटा हो गया? 44,000 न्यूटन, सॉरी वॉट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? वॉट होगा। बट हमें कौन से हॉर्स पावर में भी फाइंड करना है। तो हॉर्स पावर में याद रखो एक रिलेशन था कि 1 वॉट जब पावर होता है, ठीक है, तो 746 HP बनता है। ठीक है, कितना होता है? सॉरी, थोड़ा रिलेशन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे HP और यहाँ पे बेटा वॉट। ठीक है, तो इसको उल्टा लिख सकते तो भाई 746 वॉट है तब 1 HP होगा। सो दैट हमारे पास कितना है? 44,000। 44,000 अगर वॉट है तो 44,000 डिवाइड बाय 746। सो यहाँ पे डिवाइड करते 44,000 डिवाइड बाय 746, तो आंसर आया 58.98। अप्रोक्स आप क्या कह सकते हो? 59 HP की मोटर है इस लिफ्ट के मैकेनिज्म में बेटा क्या होगी? यूज होगी। क्लियर? फिर से लास्ट में एक बार यहाँ पे एक बार रिवाइज करवाते। यहाँ पे पावर 44,000 वॉट आया। एक रिलेशन है, हमने पावर की थ्योरी में पढ़ा था, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। बट हमारे पास वॉट की वैल्यू है, इस रिलेशन को उल्टा कर दो, 746 वोल्ट इज इक्वल टू
1 HP, so that 44,000 watt is equal to how much? So 44,000 divided by 746, and we will get the 59 HP power from that. Now moving on to 6.12. 6.12. In a nuclear reactor, a neutron of high speed 10⁷ मीटर पर सेकंड. न्यूक्लियर रिएक्टर के आपको प्रोसेस समझा दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, उसको जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, उस पर बॉम्बार्ड किया जाता है, जिससे क्या होता है, जब भी आप बॉम्बार्डिंग करते हो तब उसमें से हीट एनर्जी के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. वो हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरी प्रोसेस होती है. उसमें जो न्यूट्रॉन है उसकी हाई स्पीड आपको दी हुई है, एंड मस्ट बी स्लोड टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड. 10⁻7 से 10⁻³ में लाया जाता है, so that it can have a high probability of interacting with a isotope 92 यूरेनियम 235, ठीक है, जिससे वो यूरेनियम के आइसोटोप के साथ इंटरेक्ट कर सके, एंड कोजिंग इट टू फिशन, जिससे फिशन प्रोसेस हो सके, so that a neutron can lose most of the kinetic energy in an elastic collision with a high nuclei like deuterium or carbon, which has a mass of only a few times of neutron mass. The material making up the light nuclei, usually a heavy water D2O or graphite, is called a moderator. क्लियर. तो जो इस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या यूज होता है, तो यूजुअली हैवी वाटर, जिसको हम D2O बोलते हैं, एंड सेकंड क्या है बेटा, ग्रेफाइट यूज होता है, इसको हम मॉडरेटर्स बोलते हैं. जो मॉडरेटर्स होते हैं वो जो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, उसकी स्पीड है, ये जो स्पीड है फिशन की स्पीड, उसको क्या करते हैं, स्लो डाउन करते हैं. और स्लो डाउन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि उसमें से अगर इस प्रोसेस को स्लो डाउन ना करें तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, सो दैट अपना जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो ब्लास्ट हो सकता है. क्लियर. सो तो देखो पहले तो यहाँ पे बॉम्बार्डिंग का कंसेप्ट है, सो दैट इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट होगा. तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो लिख देते हैं पहले, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन. चलो K1I दिया हुआ है, 1/2 क्या होगा, m1v1I का होल स्क्वायर. नंबर फर्स्ट दो, ठीक है. वैसे ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन K1F हो जाएगी, 1/2 m1v1F का होल स्क्वायर. ठीक है. चलो तो इक्वेशन जो हमने एक एक्वायर किया था V1F का, ठीक है, तो V1F का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. तो V1F की वैल्यू हमने कोलाइजन में वैल्यू ली थी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और V1I का होल स्क्वायर. चलो ये V1F की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1/2 m1 तो एज इट इज रहेगा. चलो V1F का ये होल स्क्वायर है, डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और v1i का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है, अगर फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हमें फाइंड करनी है, फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शनल बोला है दैट मीन्स उसमें हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं यहाँ पे K1F और नीचे क्या हो जाएगा K1I। क्लियर? K1F और K1I। चलो, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 2 और नंबर 1 को हम डिवाइड करते तो 1/2 कट, m1 कट, v1i स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी? तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया लॉस्ट, फ्रैक्शनल लॉस। अभी क्या है? फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन। फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी गेन क्या मिलेगा आपको? तो इस टाइप पे आपको F2 फाइंड करना है। F2 इज इक्वल टू 1 माइनस F1। चलो, 1 माइनस F1 की वैल्यू m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, ये माइनस, ये पूरा एलसीएम लोगे तो 1 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? चलो, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे उसका सिंप्लीफिकेशन करते। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर माइनस, के साथ में माइनस मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? m1 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2m1 m2 और माइनस m2 स्क्वायर और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे m1 स्क्वायर कैंसल, m2 स्क्वायर कैंसल, तो 2m1 m2 डिवाइड में हो जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। 2 प्लस 2 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा टोटल 4 टाइम्स। क्लियर? तो ये मिला आपको एनर्जी गेन। ठीक है, एनर्जी गेन का रेशियो मिला। अभी आपको दिया है एक ड्यूटेरियम दिया है, तो याद रखो फॉर ड्यूटेरियम m2 मास जो होता है ड्यूटेरियम है दैट मीन्स 2 टाइम्स होगा m1 से। तो जहां पे आपको m2 लिखा है वहां पे आप 2m1 लिख सकते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 में ट्राई करते हैं। तो F1 क्या मिलेगा? m2 के प्लेस पे हमें 2m1 रखना है, तो m1 माइनस 2m1 डिवाइड में क्या होगा? m1 प्लस 2m1 दोनों में होल स्क्वायर तो यही। चलो, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करोगे। क्लियर? तो क्योंकि m1 माइनस 2m1 माइनस m1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर कैंसल, सो दैट आंसर आया 1/3 है। 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे बेटा क्या आएगा? 9 ना, ये 9। वैसे ही सेम क्या फाइंड करना है? F2। चलो, F2 के लिए 4m1 एज इट इज, m2 की प्लेस पे
2m1 डिवाइड m1 प्लस m2, m1 प्लस 2m1, 8m1 का स्क्वायर, नीचे हो गया 9m1 का स्क्वायर, दोनों कैंसल, 8/9। ठीक है, तो देखो एनर्जी जो लॉस्ट है और एनर्जी गेन है, तो F1 क्या थी, एनर्जी लॉस्ट, F2 क्या है, एनर्जी गेन। ठीक है, तो एनर्जी जो गेन है वो 9 पार्ट में से 8 पार्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी गेन हो जाती है और बहुत लो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। आया समझ में? तो 9 में से एक ही पार्ट क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, और 9 में से 8 पार्ट है वो एनर्जी क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। आया समझ में? तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। चलो लास्ट एग्जांपल देते, यहाँ पे 6.30, लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। Consider the collision depicted in figure 6.10। 6.10 का जो डायग्राम है वो आपको दिया है पेज नंबर 129 पे। जो कोलिजन का हमने डायग्राम जो ड्रॉ किया था वही है। ठीक है, सो टू बी बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल विथ इक्वल masses m1 is equal to m2, the first ball is called the cue and while the second ball is called the target। जिससे हम दूसरे बॉल पे टारगेट करते हैं उसको फर्स्ट बॉल को बेटा बोलते हैं क्यू, और सेकंड बॉल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टारगेट बोलते हैं। द बिलियर्ड प्लेयर वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट which is at an angle of 32 theta 2 is equal to 37 डिग्री। थीटा 2 आपको कितना दिया है, 37 डिग्री, और दोनों जो है Q और टारगेट दोनों का मास क्या है, इक्वल है। Assume that the collision is elastic and that friction and rotational motion are not important. Obtain the theta 1। थीटा 1 की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन करो। क्लियर? तो इलास्टिक कोलाइजन है, दैट मीन्स उसमें क्या होगा, मोमेंटम है उसका भी कंजर्व होगा, और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा बेटा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 v1i, m2 v2i, m1 v1f प्लस m2 v2f। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे m1 इज इक्वल टू तो m2 है, और सेकंड क्या है कि v2i याद करो उसमें हमने लिया था जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, वो तो उसकी तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फॉर्मूला मिलेगा v1i इज इक्वल टू v1f प्लस v2f। ओके, चलो दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो दैट v1 i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1f प्लस v2f का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे सारे जो मैं वेलोसिटी जो ले रहे हैं वो सारे वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे कंसीडर करते हैं। चलो, तो ए हो गया वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पे भी बेटा क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर। तो वेक्टर का स्क्वायर करोगे मतलब वो तो वेक्टर हट जाएगा। चलो यहाँ पे अभी लेते हैं v1 i का होल स्क्वायर। चलो फर्स्ट का स्क्वायर करोगे वेक्टर हट जाए, सेकंड का स्क्वायर करोगे वेक्टर हट जाए, 2 v1f डॉट v2f होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, v1i का होल स्क्वायर, ये हो गया v1f स्क्वायर v2f स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं v1f और v2f इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो डायग्राम था उसमें ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स थे और आफ्टर कोलाइजन दोनों ऐसे डायरेक्शन में आगे जा रहे थे, तो यहाँ पे एंगल हमने थीटा लिया था और ये एंगल कौन सा था, थीटा 2। यहाँ पे हम v1f लेते थे, यहाँ पे v2f लेते थे। चलो ये दोनों के बीच का एंगल टोटल कितना हुआ, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। क्लियर। चलो इसको नंबर क्या देते बेटा, फर्स्ट। वैसे ही लेते काइनेटिक एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, तो अगेन 1/m1v1i का होल स्क्वायर 1/m2v2i का होल स्क्वायर 1/m1v1f का होल स्क्वायर और 1/m2v2f का होल स्क्वायर। चलो m1 इज इक्वल टू तो m2 है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1/2 भी सारे में कैंसिल, v2i तो 0 है, तो ये वाला तो टर्म ही गया। दैट मीन्स v1i का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, v1f का होल स्क्वायर प्लस v2f का होल स्क्वायर। ये नंबर क्या हो गया बेटा, सेकंड। ठीक है। चलो अभी फर्स्ट और सेकंड में देखो, यहाँ पे भी v1i है, यहाँ पे भी v1 है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे लिखते हैं v1f का होल स्क्वायर v2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू v1f का होल स्क्वायर v2f का होल स्क्वायर प्लस 2v1f v2f cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलो v1f v2f v2f, यहाँ पे हो गया 0, 2v1f v2f cos थीटा 1 थीटा 2, ये दोनों 0 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो ओनली cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, जिसमें थीटा 2 की वैल्यू है कितना है, 37 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 1 प्लस 37 डिग्री लिखोगे, कोस उस साइड जाएगा, कोस इनवर्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 0। अभी इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि कोस की वैल्यू कौन से एंगल पे 0 होती है, तो याद करो यूनिट सर्कल, कोस की वैल्यू कौन से एंगल पे, 90 पे 0 होती है, मतलब कोस इनवर्स 0 की वैल्यू 90 एंगल होगा, 90 डिग्री। तो 90 माइनस 37 करोगे तो आंसर होगा आपका 53 डिग्री। आया समझ में। तो इस तरह से हमारे सारे इलस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 6 के सारे इलस्ट्रेशन और थ्योरी यहाँ पे बेटा कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में से हम एक्सरसाइज के सम्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।